Great good morning officers. I Sumit Kumar Singh welcome all of you in Dream IS free online coaching for UPSC preparation. Now today in this video we are going to discuss General Studies paper 1, मतलब जो UPSC का मुख्य परीक्षा होता है, जो मेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके पेपर 2, लेकिन जो जीके जीएस का एग्जाम होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। तो ये जीएस पेपर जनरल स्टडीज पेपर 1 का सिलेबस है। अब आइए इसे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस सिलेबस के माध्यम से आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कहना चाह रही है। दरअसल होता क्या है कि सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन मस्तिष्क में यह बैठ जाता है कि अंडर द सन कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर सिलेबस देने का औचित्य ही क्या रहता। अगर सिलेबस यूपीएससी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको प्रोवाइड किया है तो इसका कुछ तो अर्थ होगा। तो कुछ भी अगर पूछा जाता है, भले वो करंट अफेयर से लिंक हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं लिंक सिलेबस से भी होता है। अगर आप उसे बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सही बात कह रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो संबंध सिलेबस से है ही। तो आइए पहले देखते हैं। यूपीएससी में 9 पेपर होते हैं, 2 तो क्वालिफाइंग पेपर हो गया। पहला जो पेपर होता है वो एसे का है। एसे पे भी मैंने एसे का सिलेबस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, इसे भी आप देखें। और ये जो है पेपर 2 है, लेकिन जनरल स्टडीज पेपर 1 है। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस। जनरल स्टडीज पेपर 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। कहने का मतलब है इंडियन हेरिटेज जो भारत का विरासत है, भारतीय विरासत, भारत का अतीत, और कल्चर मतलब संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति, और आगे है हिस्ट्री मतलब हमारा अतीत, हमारा इतिहास। फिर आगे है ज्योग्राफी अर्थात भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, और उसके आगे में है सोसाइटी अर्थात समाज और सामाजिक घटनाओं से संबंधित। अब आगे देखते हैं एक एक लाइन करके। इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम्स। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो भारत की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका जो सिलेबस है वो साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, जितने भी आर्ट्स के फॉर्म हैं, फिर लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्ट वगैरह हो गया, जो आर्किटेक्ट होते हैं वास्तुकला वगैरह, और एशियन टाइम से मॉडर्न मतलब आधुनिक, मतलब एशियन से लेके मॉडर्न टाइम तक का जितने भी आर्ट फॉर्म हो गए, लिटरेचर हो गए, आर्किटेक्ट वगैरह हो गए, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। Now the next is the modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हो गया मतलब कि मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी मतलब मध्य 18वीं शताब्दी से अभी तक वर्तमान में जो कि महत्वपूर्ण घटना घटित हुए हैं, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, और इशूज मतलब विषय, कोई भी महत्वपूर्ण जो विषय घटित हुई है मध्य 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक। नाउ मूव द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कहने का तात्पर्य हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर गहन अध्ययन इसमें करें। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर एक साल आते ही आते हैं, ये अवश्यंभावी है, इससे आएंगे ही आएंगे। मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, तो इस पर विशेष ध्यान दें। मॉडर्न इंडियन ये हमारे अतीत का एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं प्रसंग है, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, तो इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इसमें है कि कौन कौन बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर्स हो गए, जैसे जो भी हो, अंबेडकर जी हो गए, आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, मंगल पांडे, मतलब जो भी इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया स्वतंत्रता संग्राम में, तिलक हो गए, तो उनका मतलब कंट्रीब्यूशन, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री का मतलब भारत के विभिन्न जगहों से, मतलब भारत के हर एक राज्यों से।
तो ये हो गया। अब आगे इसमें है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, मतलब आजादी के बाद जो भारत का एकत्रीकरण किया गया, एकीकरण किया गया उसका है, और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री मतलब भारत को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया उसके बारे में। मतलब एक तो है आजादी से पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बाद फिर आजादी के बाद से लेके अब तक। नाउ मूव टुवर्ड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड will include events from the 18th century such as industrial revolution, world war, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms and effect on the society. कहने का तात्पर्य हुआ जो हमारा इतिहास है, विश्व का इतिहास, तो विश्व का इतिहास अगर आप आदिकाल से पढ़ेंगे, मतलब एशियंट हिस्ट्री से पढ़ेंगे विश्व का इतिहास, तो शायद जीवन खत्म हो जाए पढ़ते पढ़ते। लेकिन यहाँ कुछ स्पेसिफिक दिया हुआ है 18th सेंचुरी से, मतलब 18वीं शताब्दी से लेकर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, जो मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में पूछा जाएगा। वर्ल्ड वार्स हो गया, विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाएगा। विड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज मतलब जो नेशनल मतलब राष्ट्रीय बाउंड्री जो खींचा गया एक दूसरे के देश में, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और विश्व में जितने भी अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फिर यूरोपियन यूनियन, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में जो नेशनल बाउंड्रीज है उसको खींचने के लेके उससे घटना रिलेटेड है जितने भी, वो भी पूछे जाएं। क्लोनाइजेशन या डिक्लोनाइजेशन मतलब उपनिवेश है, और फिर डिक्लोनाइजेशन मतलब पहले तो क्लोनाइजेशन है कि किस प्रकार अंग्रेज वगैरह या फिर जितने भी क्लोनाइज्ड कंट्री हैं, फ्रेंच है हो गया या आपका जर्मनी भी है, जो भी हो वेस्टर्न कंट्री दूसरे कंट्री को क्लोनाइज किए, और फिर किस प्रकार उस देश ने, इसमें भारत भी ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश किस प्रकार क्लोनाइज किया और भारत फिर संघर्ष किया डिक्लोनाइज होने में। और आगे है पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक, पॉलिटिकल जो हमारा फिलॉसफी है वो उसमें है कम्युनिज्म है, फिर कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, एक्सेट्रा, मतलब ये सब पे विशेष ध्यान देना है। कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, इसका ओरिजिन पे, इसके इफेक्ट्स पे, या फिर वर्ल्ड में इसके क्या इन्फ्लुएंस रहे, या फिर वर्ल्ड में भी इसका क्या योगदान है, ये सब पे विशेष ध्यान देना है। देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी में आगे देखिए उसका मतलब कम्युनलिज्म के क्या क्या फॉर्म्स हैं, कैपिटलिज्म के क्या क्या फॉर्म्स हैं, और उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। साइलेंट फीचर ऑन इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कहने का मतलब है कि जो हमारा भारतीय समाज है उसका क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्या गुण है, तत्व हैं, वो है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आपको पता ही होगा कि इंडिया में डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब इसमें जो भिन्नता है, भिन्नता में एकता, वही जो भिन्नता है भारत का, उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। नाउ एक वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। मतलब यहाँ वुमेन का रोल, मतलब भारत में नारी शक्ति का या फिर नारी का जो योगदान है या फिर नारी का संगठन, उस बारे में प्रश्न पूछा जाता है। फिर जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, और उससे रिलेटेड इशू से मतलब एसोसिएटेड इशू से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, गरीबी से, गरीबी उन्मूलन से, या फिर डेवलपमेंटल इशू जो विकास कार्य हैं उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और उसका प्रॉब्लम, मतलब शहरीकरण से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कतें, उससे जुड़ी समस्याएं और उसका समाधान, रिमेडीज, इन सब बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। नाउ मूव टुवर्ड द रोल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। जो ये इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, मतलब वैश्वीकरण जो है, उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, मतलब भारत के समाज पर जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, जो लिबरलाइजेशन है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उसके क्या अच्छे प्रभाव पड़े हैं, उसके क्या कुछ दुर्गुण हैं, मतलब क्या बुरे प्रभाव पड़े हैं, तो ये सब प्रभावों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। Now move toward forwards the social empowerment, communalism, regionalism and secularism. आगे देखिए कि कह रहा है कि सोशल इंपावरमेंट मतलब समाज का जो इंपावर करने के लिए, मतलब सोशल मतलब समाज को इंपावर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं या अतीत में क्या कदम उठाए गए हैं। कम्युनलिज्म मतलब है क्या क्या सांप्रदायिकता। अब आगे है रीजनलिज्म, मतलब हो गया क्षेत्रीवादिता, और उसके आगे है सेक्युलरिज्म, मतलब जानते ही हैं सेक्युलरिज्म और भारत के बारे में। तो इन सब चीजों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो अब देखिए इसके आगे क्या क्या है, ये सब और आगे कुछ इसमें है कि जैसे साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें लिंक है पेपर जीएस पेपर 1 में। तो साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, पूरे विश्व का साइलेंट फीचर, मतलब पूरे विश्व के ज्योग्राफी है, इसमें आ गया फिजिकल ज्योग्राफी पर विशेष ध्यान देना होता है। अब आइए आगे देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारा की नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संसाधन, उसका जो फैलाव, मतलब पूरे विश्व में या फिर पूरे भारत में प्राकृतिक संसाधन के कहां कहां फैलाव है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहां कहां कौन कौन से संसाधन है, इंक्लूडिंग साउथ एशिया, साउथ एशिया पे विशेष ध्यान देना है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब भारत का जो है, भारत का सब कॉन्टिनेंट है, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारतीय सब कॉन्टिनेंट रीजन पे विशेष ध्यान देना है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, वह कौन से कारण हैं जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्री जो है, जो उद्योग हैं, उसके लगने के कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश में इन्फ्लुएंस करता है या फिर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश के लिए जरूरी है। तो ये पूरे वैश्विक नजरिए पे से और भारत में भी इसका देखना है कि भारत के नजरिए से भी कौन कौन से फैक्टर जो है इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश, उद्योग को इस्टेब्लिश करने में योगदान करता है। तो ये सब हो गए। अब आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेनन सच एज अर्थक्वेक। अब है कि इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेनन सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा, geographical features and their location changes and critical geographical feature including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो जियोग्राफिकल फेनोमेनन, जैसे कहीं अर्थक्वेक आता है, अभी भारत में देखो कुछ दिन पहले ही अर्थक्वेक आया था, भूकंप जिसको कहते हैं, या फिर कहीं सुनामी आती है, जो साइक्लोन वगैरह होता है, कहीं वोल्केनो वगैरह आता है, पूरे विश्व में और इंडिया में भी कहीं भी आता है, कहीं साइक्लोन वगैरह आता है, कहीं टाइड आता है। तो जितने भी भूमंडलीय या फिर जियोग्राफिकल फीचर्स वगैरह हैं उस पर ध्यान देना है, और ये सब जो एक्टिविटीज होते रहते हैं, फेनोमेनन होते रहते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, सुनामी वगैरह आते रहते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। और लोकेशन चेंजेज इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर, मतलब जो ज्योग्राफिकल फीचर का जो लोकेशन चेंज हो रहा है, वाटर बॉडी और आइस कैप जो पिघल रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है। और फ्लोरा और फौना के बारे में भी, मतलब जीव जंतु कहाँ कहाँ कौन से पाए जाते हैं और उन पे क्या प्रभाव होता है, जैसे जलवायु परिवर्तन वगैरह पे भी इन सब में इंक्लूड होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने आपको इलाबोरेट करके, एक मतलब कह सकते हैं कि एक समअप करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का अपना जो कह सकते हैं एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। मैंने एक एक शब्द को अक्षरश आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यह जो है जीएस पेपर 1 है, कहा जाता है ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें ज़्यादा मतलब हिस्ट्री भी स्टैटिक्स है और ज्योग्राफी भी स्टैटिक्स है। इसमें जो है नंबर अधिक उठते हैं अन्य पेपर्स की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक बुक है, आप कोई पार्टिकुलर बुक्स लेके, कोई पार्टिकुलर किताब लेके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसको बार बार रिवीजन कीजिए, सिलेबस का भी और इंपॉर्टेंट बुक्स का भी। मैं बुक्स के बारे में भी अगला वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से बुक्स जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। और सबसे बड़ी बात है, इसे अगर पढ़कर आप अधिक नंबर ले आते हैं तो कहा जा सकता है कि प्रारंभ अगर अच्छा नंबर से होगा और तो इससे मनोबल बढ़ा रहेगा और आगे भी जो अगले जीएस पेपर्स हैं उसमें भी अच्छे नंबर आएंगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें जितना भी हो सके आप फोकस्ड वे में स्टडी कीजिए। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ड्रीम आईएएस फॉर डेली करंट अफेयर्स एंड न्यूज रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, जीके जीएस एनालिसिस, करंट अफेयर, टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज समरी। तो ये सब हमारे चैनल में आपको डेली मिलेंगे। आशा करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।